We were talking about exercise number 6.9 and in the previous lecture हमने इसके पहले 3 सवाल किए थे. Today we will start with the question number 4 in which the statement is कि enrollment of a famous school is doubled after every 8 years from 1970 to 1994. मतलब there is some famous school, किसी मशहूर स्कूल की तादाद हर 8 साल के बाद डबल हो जाती है. कब से कब तक ऐसा हुआ जी? 1970 से लेके 1994 तक. अगर वो कहता है जी कि इफ़ द एनरोलमेंट वाज 6000 इन 1994, मतलब एट द एंड उसने हमें बता दी 1994 में 6000 थी, तो व्हाट वाज द एनरोलमेंट इन 1970, 1970 में, यानी स्टार्ट में उसकी एनरोलमेंट कितनी थी वो मैंने फाइंड करनी है. स्टार्ट करते हैं जी अपने सोल्यूशन को. मैं लेट कर लेता हूँ कि A1 बी द एनरोलमेंट कब जी? इन 1970 and AN be the enrollment in 1994. तो क्या हुआ जी? मेरे पास एक बात आ गई जी, 1970 जो फर्स्ट ईयर था उसकी एनरोलमेंट हमने A1 लेट कर ली. हर 8 साल के बाद एनरोलमेंट डबल हो रही है, यानी कि इन 1978 8 साल के बाद नेक्स्ट एनरोलमेंट विल बी 2 टाइम्स ऑफ A1, जिसे हम लोग A2 का नाम दे देते हैं. अगले 8 साल के बाद यानी इन 1986 मेरे पास कितनी हो जाएगी? 2 टाइम्स ऑफ A2, लेट इट नेम A3. और अगले 8 साल के बाद यानी इन 1994 मेरे पास A3 का डबल हो जाएगी, लेट इट नेम A4. यानी कि 1994 में हमारी सीक्वेंस के मुताबिक A4 बन रही है, लेकिन हमने उसे AN लेट किया. इसका मतलब ये हो गया द नंबर ऑफ टर्म्स इज 4 आई हैव हियर. और दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ से क्लियर होती है वो ये दैट द सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक. वो कैसे सर? क्योंकि हर 8 साल के बाद डबल हो रही है. 70 में A1 थी, 78 में 2 टाइम्स ऑफ A1 होगी जिसे A2 का, 86 में 2 टाइम्स ऑफ A2, यानी प्रीवियस टर्म का डबल हो रही है. विच मीन्स कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है जिसकी कॉमन रेशो R मेरे पास कितनी है जी? 2 है. मैंने इसकी A1 को करना है मालूम, जबकि A4 उसने मुझे दे दी है कितनी जी? 6000. फॉर अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हमने AN का फॉर्मूला पढ़ा था A1 R की पावर n-1. जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करें. n की जगह आएगा 4, A1 मैंने फाइंड करनी है, R की पावर 4-1 हो जाएगी. A4 मुझे कितने गिवन है जी? इट इज 6000. तो 6000 मेरे पास इक्वल आ गई A1 कॉमन रेशो वाज 2 और 4 माइनस 1 कितना आ गया आपके पास? 3. 2 का क्यूब कितना होता है? 8. तो बाकी सारी वैल्यूज़ को वैसे ही रखें. A1 मल्टीप्लाई हो रहा है 8 से. अब 8 जो राइट पे मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट पे आके डिवाइड होगा, यानी 6000 ओवर 8 वुड बी इक्वल्स टू द फर्स्ट टर्म. और डिवाइड करें इसको तो मेरे पास आंसर आ जाता है जी 750. यानी कि A1 जो कि हमने एनरोलमेंट लेट की थी इन 1970 वो कितनी है जी? 750 की. यानी there were 750 students in 1970 in that school. After solving question number 4 बात करते हैं जी 5वें सवाल की, जिसकी स्टेटमेंट क्या है? A single cholera bacteria produces 2 complete bacteria in half hour. मतलब एक सिंगल बैक्टीरिया से 2 बन जाते हैं. It divides into 2 in an half hour. तो क्या करें जी? If we start with a colony of A bacteria, मतलब इनिशियली अगर मेरे पास A bacteria मौजूद हो, how many bacteria will we have in n hours? n घंटों के बाद कितने आपके पास होंगे बैक्टीरिया? तो स्टार्ट करते हैं जी हम लोग अपने सॉल्यूशन को. अब मुझे गिवन क्या है जी? कि इनिशियली आई हैव अ कॉलोनी ऑफ ए बैक्टीरिया, यानी कि जो अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया इन स्टार्ट मुझे गिवन है वो कितनी है उसको लिख लेते हैं. अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया स्टार्ट में मैं उसको A1 फर्स्ट टर्म कंसीडर कर लेता हूँ जी. मुझे A अमाउंट गिवन है. अब कंडीशन उसने क्या दी हुई है जी? कंडीशन मुझे ये गिवन है कि वो प्रोड्यूस करता है 2 कंप्लीट बैक्टीरिया इन हाफ आवर, यानी आधा घंटा गुजरने के बाद वो 1 से 2 हो जाता है. 2 डिफरेंट बैक्टीरियाज आर प्रोड्यूस. यानी कि अगर इनिशियली मेरे पास 1 बैक्टीरिया था तो आधा घंटा गुजरने के बाद इसने कितने प्रोड्यूस किए जी? 2, 1 और 1. अब देन इस 1 से आगे फर्दर 2 बैक्टीरियाज पैदा होंगे नेक्स्ट हाफ आवर में, और इस 1 से आगे फर्दर 2. यानी ये कैलकुलेशन थी हाफ घंटे के लिए. आधे घंटे के अंदर वो 1 से 2 हो गए, और अगले आधे घंटे में इस 1 ने 2 पैदा किए और इस 1 से भी फर्दर 2 बैक्टीरियाज प्रोड्यूस हुए.
यानी हाफ एंड हाफ मेक्स 1 कंप्लीट 1 घंटे के अंदर मेरे पास 1 से 4 बैक्टीरियाज प्रोड्यूस हो गए। आधे घंटे के साथ कैलकुलेशंस परफॉर्म करना कर तो सकते हैं हम लोग, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो हम लोग इसको कंप्लीट आवर के लिए कैलकुलेट करते हैं, यानी 1 घंटे के लिए वो 1 से 4 में डिवाइड हो रहा है, यानी इट इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 4। तो लिख लेते हैं जी अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया कब जी, आफ्टर एन आवर, के 1 घंटा गुजरने के बाद हमारे पास ये कितने बैक्टीरिया हो रहे हैं जी, दे आर बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 4। यानी अगर 1 था तो 4 हो गया। अगर इनिशियली आई हैव एन ए देन इट विल बिकम 4a। इसको मैं नाम दे लेता हूँ जी अपनी सेकंड टर्म का से A2। अब इसी तरह जब 1 घंटे में वो 4 हुए हैं तो हर एक से मज़ीद 4 निकलने, सो 4 into 4 दैट मीन्स के 4 बैक्टीरिया से फर्दर 16 बैक्टीरियाज विल बी प्रोड्यूस। यानी कि सेम चीज़ लेके चलो, अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर दिस टाइम, तो 2 घंटों के बाद 4 टाइम्स ऑफ 4a हो जाएगा, जो कि आपके पास A3 बनती है कितनी जी, 16a। अब अगर मैं इस सीक्वेंस को देखूं जिसकी फर्स्ट टर्म A, सेकंड टर्म 4a, थर्ड टर्म 16a चल रही है, तो ये मेरे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आती है विद अ कॉमन रेशो ऑफ 4। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, हियर A सेकंड टर्म आपके पास 4a, थर्ड टर्म 16a एंड सो ऑन इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रही है। मैंने मालूम क्या करना है जी, आई नीड टू फाइंड हाउ मेनी बैक्टीरियाज विल वी हैव इन n आवर्स, n घंटे गुजरने के बाद कितने होंगे। तो अगर मैं इसी चीज़ को ऑब्जर्व करूं, स्टार्ट में मेरे पास A1 था, A2 मेरे पास आया 1 आवर के बाद, 1 घंटे के बाद, A3 मेरे पास आया 2 घंटों के बाद। यानी जितने घंटे गुजर रहे हैं A के साथ मेरा जो नंबर है उसका लोअर इंडेक्स वो 1 एक्स्ट्रा आ रहा है। यानी अब अगर मैंने फाइंड करनी है क्या चीज़ जी, अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया, कब के लिए निकालनी है जी, आफ्टर n आवर्स। तो n आवर्स के बाद जो टर्म बनेगी दैट विल बी an+1, यानी जितने घंटे गुजर रहे हैं n आवर्स उससे a का लोअर इंडेक्स एक ज़्यादा आ रहा है, ये मैंने फाइंड करनी है। अब चूंकि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए हमने an का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, an इक्वल होती है a1r की पावर n-1। यहाँ पे मेरे पास मैंने कैलकुलेट करना है जी n इज इक्वल्स टू n+1 के लिए n+1 टर्म फाइंड करनी है। r मेरे पास क्या है जी, कॉमन रेशो इज 4 फ्रॉम दिस सीक्वेंस। फर्स्ट टर्म A1 मुझे क्या गिवन है जी, वो मेरे पास है जी A। सारी वैल्यूज मैं फॉर्मूला में अगर पुटअप करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी, आई विल हैव an+1 इज इक्वल्स टू A1, वो हमने निकाल लिया जी, दैट इज इक्वल्स टू A। फिर आपको चाहिए क्या, कॉमन रेशो r की वैल्यू दैट इज 4 फॉर दिस क्वेश्चन, और r की पावर n-1, n की जगह पे हम पुट कर रहे हैं जी n+1, तो n की जगह पे आ गया n+1 -1 रहा वैसे ही। अब यहाँ पे +1 तो -1 से हो गया कैंसिल, और मेरे पास an+1 कितनी आ गई, वो आ गई जी a × 4 की पावर n। यहाँ पे इसे ऐसे लिख लें कि 4 की पावर n टाइम्स a जो है, इतने बैक्टीरियाज मेरे पास प्रोड्यूस हो जाएंगे n+1 आवर्स गुजरने के बाद। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कहते हैं जी, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के जिक्र आ रहा है, यहाँ पे मैंने ड्रा भी किया है एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी तमाम तीनों साइडें जो है वो इक्वल इन लेंथ, सो दैट इज नोन एज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को हम इन टर्म्स ऑफ एंगल भी डिफाइन करते हैं जिसके तीनों एंगल्स भी आपस में इक्वल हो, सो इट मीन्स सेम। क्या है जी इक्विलेटरल ट्रायंगल को, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग हाफ द पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल इज ऑब्टेन्ड। कब जी, जब आप मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। मतलब इफ इनिशियली आई हैव दिस ट्रायंगल और मैं इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करवाऊँ, क्या जी, ये मिड पॉइंट है जी इस ट्रायंगल के 3, इन 3 को जब मैं ज्वाइन करवाता हूँ तो जो ये मेरे पास ट्रायंगल बनी है इसका पेरीमीटर बड़ी ट्रायंगल का हाफ है। पेरीमीटर क्या होता है जी, द लेंथ ऑफ बाउंड्री, यानी कि मेरे पास ये ट्रायंगल की जो बाउंड्री की लंबाई है, दिस इज कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल। इसके पेरीमीटर का हाफ होगी ये ट्रायंगल जो किससे बनी है जी, इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से। ठीक है, आगे क्या कहता है जी, वी फॉर्म अ सीक्वेंस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ मैनर डिस्क्राइब्ड अबव विद द ओरिजिनल ट्रायंगल हैविंग पेरीमीटर 3/2। यानी इसी तरह
फर्दर आप मज़ीद मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए, अब ये जो न्यू ट्रायंगल बनी इसके मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया तो एक और ट्रायंगल बन गई। और इसी तरह एक सीक्वेंस ऑफ नेस्टेड ट्रायंगल्स हम लोग डेवलप कर लेते हैं, यानी इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करूँगा तो एक और ट्रायंगल बनेगी एंड द क्राइटेरिया वुड बी सेम कि उसका पेरीमीटर हाफ होगा फ्रॉम दिस वन, यानी कि हर नई बनने वाली ट्रायंगल का पेरीमीटर उसके प्रीवियस ट्रायंगल के हाफ होगा। अब वो क्या कहता है जी, ओरिजिनल ट्रायंगल का पेरीमीटर वाज 3/2, व्हाट विल बी द टोटल पेरीमीटर ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स फॉर्म्ड इन दिस वे। अगर इसी तरीके से मैं ट्रायंगल्स अंदर बनाता जाऊँ मज़ीद तो मेरे पास कुल पेरीमीटर इन सब ट्रायंगल्स का कितना होगा, दैट इज़ व्हाट आई नीड टू फाइंड। देख लेते हैं जी कैसे करेंगे। स्टार्ट करते हैं जी इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भी। हमें इनिशियली जो चीज़ गिवन है वो सबसे बड़ी ट्रायंगल का पेरीमीटर है विच इज़ गिवन टू अस एज 3/2। लिख लेते हैं जी इस बात को। कैसे जी, मैं कह देता हूँ पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, या आप ओरिजिनल ट्रायंगल का वर्ड भी इसके साथ यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ योर चॉइस। उसको मैं A1 कह देता हूँ, इट इज़ गिवन टू मी एज 3/2। ठीक होगी बात ये। अब सेकंड जो मेरे पास ट्रायंगल बन रही है उसका पेरीमीटर 3/2 का हाफ है, यानी कि पेरीमीटर ऑफ सेकंड ट्रायंगल वो आपके पास क्या आएगा जी, उसको नाम दे लेते हैं हम लोग A2 का, वो हाफ है 3/2 का। और 3/2 का हाफ करें मल्टीप्लाई हो रहा है 3 1 3 2 2 4, ये सेकंड टर्म बन जाती है, यानी कि सेकंड ट्रायंगल का पेरीमीटर 3/4 है। इसी तरह जब आप पेरीमीटर ऑफ थर्ड ट्रायंगल निकालेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा जी, अब वो हाफ होगा किसका, 3/2 का हाफ होगा या 3/4 का, 3/4 का हाफ होगा। यानी उसको मैं अगर A3 का नाम दूं तो A3 इज़ हाफ ऑफ 3/4, और 3/4 का हाफ आपके पास कितना बनेगा, योर A3 वुड बी 3/8 एंड सो ऑन। हमारे पास बनती जा रही है जी एक सीक्वेंस। मुझे नहीं पता कितनी ट्रायंगल्स बनानी है, द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आर इनफिनिट। तो इसका मतलब ये हो गया, इसी तरह करते करते ये मेरे पास एक प्रोग्रेशन बन रही है। अगर मैं इस प्रोग्रेशन को लिखूं तो फर्स्ट टर्म इज़ 3/2, सेकेंड टर्म इज़ 3/4, थर्ड टर्म इज़ 3/8 एंड सो ऑन, दिस प्रोग्रेशन इज़ मूविंग। और ये आपके पास क्या बनती है जी, इट इज़ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कैसे ज्योमेट्रिक, हर टाइम 1/2 की कॉमन रेशियो मूव कर रही है और एक इन्फिनिट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। मैंने कैलकुलेट क्या करना है, आई नीड टू फाइंड द टोटल पेरीमीटर ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। टोटल पेरीमीटर कैसे निकलेगा, ये हर एक इंडिविजुअल ट्रायंगल का पेरीमीटर है। मैं फर्ज कर लेता हूँ जी, लेट P बी द टोटल पेरीमीटर। अगर P टोटल पेरीमीटर है तो वो कैसे निकलेगा, इन सारे पेरीमीटर्स को जमा करने पे, यानी 3/2 में ऐड करें, 3/4 में ऐड करें, 3/8 में ऐड करें एंड सो ऑन। यानी कि ये आपके पास एक इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाती है जिसको ऐड करने पे मेरे पास टोटल पेरीमीटर आएगा इन तमाम ट्रायंगल्स का। अब इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था 6.8 एक्सरसाइज के अंदर ही सम ऑफ इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज, एंड एट दैट टाइम हम लोगों ने कहा था कि सम ऑफ इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज इक्वल होता है A1/1 माइनस R के, विद द रिस्ट्रिक्शन दैट मॉडुलस ऑफ R शुड बी लेस देन 1। इसका क्या मतलब था कि यानी R की जो वैल्यू है आपके पास वो 1 से छोटी और -1 से बड़ी, यानी 1 और -1 के दरमियान लाई करनी चाहिए। अब हेयर इन आर क्वेश्चन मेरे पास कॉमन रेशियो कितनी मूव कर रही है जी, 1/2। फर्स्ट 1/2 क्या 1 और -1 के दरमियान एग्जिस्ट करती है, यस इट लाइज बिटवीन देम। तो इसका मतलब मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरे पास क्वेश्चन में A1 मुझे कितनी गिवन है जी, द फर्स्ट टर्म इज गिवन टू मी एज 3/2। ठीक हो गया जी, A1 आ गई 3/2। कॉमन रेशियो R कितनी गिवन है, 1/2। वैल्यूज पुट करनी है आप लोगों ने, और ये 1/2 हमारी रिस्ट्रिक्शन में ही लाई कर रही है। पुट कर लें, टोटल सम को हमने पेरीमीटर का नाम दिया है यहाँ पे, द सम ऑफ सीरीज वी नेम्ड इट एज पेरीमीटर। तो S की जगह पे आ गया आपके पास P इक्वल फर्स्ट टर्म है जी 3/2 ओवर 1 माइनस R, R आपके पास है 1/2।
तो पेरीमीटर इक्वल न्यूमिरेटर में 3/2 वैसे ही ओवर 1 - 1/2 एलसीएम लेके सिंपल सी कैलकुलेशन है, यू विल हैव 1/2। अब मेरे पास ये डिनोमिनेटर के दोनों 2 कैंसिल हो गए और कैंसिल करने के बाद पेरीमीटर आ गया 3/1। ओवर में 1 हम लोग लिखते नहीं हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि द टोटल पेरीमीटर ऑफ ऑल द नेस्टेड ट्राइंगल्स विच विल बी फॉर्म्ड कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस वो कितना होगा जी आपके पास, वो आपके पास आएगा 3।